हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल जीडीएस पोस्टल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा होगा स्वास्थ्य आपका, यही कामना करती हूँ ईश्वर से। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो जो मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं बच्चों के एज कमेंट्स, उनके ऊपर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना, जो नए जीडीएस बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया है और जो सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उन बच्चों के मोटिवेट करने के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, तो आप प्लीज़ फॉर्म भरिए। और 16 फ़रवरी आप सबको पता ही है कि लास्ट तारीख है, जो क्या पता बढ़ भी जाए और ना भी बढ़े, है ना फ्रेंड्स। तो पहला काम तो अपने को यही करना है कि जो फॉर्म है वो 16 फ़रवरी से पहले भर देना है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैडम मेरा जो है रेगुलर, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ या मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो क्या मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता हूँ अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो बिल्कुल 100% आप आपकी जो स्टडी है वो कंप्लीट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस कंडीशन यह रहेगी कि आप जो है उसमें रेगुलरली फॉर्म नहीं भर सकते, आप जो है वही चीज़ जो है प्राइवेट फॉर्म भर के भी पूरा कर सकते हो। मैंने भी अपनी जो बीएससी थी वो थर्ड ईयर जो था वो प्राइवेट ही किया था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन जीडीएस में हो गया था जब मैं बीएससी फाइनल में थी। ओके फ्रेंड्स, तो वो बच्चे जिनके मन में डाउट है कि क्या हमें छोड़ना तो नहीं पड़ेगा या फिर हमारी जो डिग्री है वो फ्रॉड घोषित तो नहीं हो जाएगी या फिर सर्विस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, तो उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फ्रेंड्स। आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप जो है रेगुलर स्टडीज़ मत करना। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि बाई चांस कभी जैसा ऐसा कोई केस हो जाए ना, तो आपके ऊपर यह केस बन जाता है कि अगर आप जॉब के टाइम कॉलेज में थे तो आपकी जगह जॉब कौन कर रहा था, या जॉब कर रहे थे तो उस टाइम कॉलेज कौन कर रहा था। तो ऐसी अपने को कंडीशन लाना ही नहीं है, इसलिए बिल्कुल सोच समझ के ही अपने को कदम उठाना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है वो आया है कि मैडम जो अपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं वो कितने साल बाद होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप एमटीएस का एग्ज़ाम है वो आपका जीडीएस ज्वाइन करने के 3 साल बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हो एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए। और पीए एसए के एग्ज़ाम के लिए आपको 5 इयर्स वेट करना होता है। 5 इयर्स के बाद जब भी फॉर्म निकलता है, आपकी जो सर्विस डेट है पूरी हो जाती है, तो आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन जो होते हैं सब जो डिपार्टमेंट पोस्ट में आते हैं वो सब जो होते हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही होते हैं, और कुछ हल्के फुल्के जीके होते हैं, और दो पारियों में ये एग्ज़ाम्स होते हैं। मैंने भी कंडक्ट किया है, हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पर मैंने दिए एग्ज़ाम, इसलिए मुझे नॉलेज है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें 2 पारियां होती है, जिसमें फर्स्ट पारी में तो आपको पूरा डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस पूछेंगे, हल्की फुल्की मैथ्स पूछेंगे, हल्का फुल्का जीके पूछेंगे। उसके बाद जो सेकंड पेपर होता है वो इंग्लिश और ऐसे राइटिंग टाइप का होता है, जिसमें एक तो आपको जो इंग्लिश से हिंदी मीनिंग, हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग करना होता है, और सेकंड क्या होता है कि ना, सॉरी फ्रेंड्स मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ को। और उसके बाद ये इंग्लिश के जो मीनिंग्स होते हैं उनका ऑपोजिट वगैरह, या उनकी मीनिंग्स या उनका एनोनिम्स सिनोनिम्स ये सब पूछे जाते हैं। और फिर जो होता है एक लेटर लिखवाया जाता है, जिसमें ये होता है कि आपकी जैसे कोई भी टॉपिक दे देते हैं और उसके ऊपर आपको जो है या तो लेटर लिखना होता है या फिर उसके बारे में आपको एक ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो ये सब होता है। इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर दे दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब थर्ड क्वेश्चन मेरे पास आया था अबाउट द सैलरी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप स्टार्टिंगली ज्वाइन करोगे एज अ एबीपीएम तो आपको 10,000 मिलेंगे, और अगर बीपीएम पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 12,000 जो है फर्स्ट सैलरी मिलेगी। उसके अलावा आपको जब भी सीए डीए वगैरह लगते रहते हैं तो उससे इंक्रीमेंट जो होता है वो होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और चीज़ होती है जीडीएस में, देखो हर बच्चा जो होता है ना टेंशन लेने लग जाता है कि ना मैडम इतनी कम सैलरी में हम कैसे करेंगे, कुछ तो अच्छा बेनिफिट होना चाहिए। तो सरकार ने जो है हमें बहुत अच्छा बेनिफिट दे रखा है, वो है दिवाली पर बोनस।
हाँ फ्रेंड्स, जितना बोनस पूरे इंडिया में किसी को नहीं मिलता, उतना बोनस जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के वर्कर्स को मिलता है। तो जो हमारे जो अपना जो जीडीएस होता है उसको 14,000 रुपये जो होता है हर साल एज दिवाली बोनस मिलता है। तो उस समय हमें लगता है कि हाँ यार, अब हुई है ना सोने की बरसात। तो पैसों की बरसात, सोने की बरसात, कुछ भी को। तो ये हमारे एक अच्छा फ़ायदा होता है। इसलिए जो टेंशन ले रहे हो बच्चे, वो थोड़ा फ्री हो जाइए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यही मेरी आशा है। और उसके बाद जो है ना फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास कमेंट आया था, मैडम टारगेट्स का क्या है लफड़ा। तो मैं बता दूं कि जो टारगेट्स है वो तो एनुअली आता ही रहेगा। हर महीने, हर 2 महीने या 3 महीने में आपको एक बार टारगेट का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, टारगेट्स होते क्या, टारगेट्स होते हैं कि ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। देखो, सरकार हमें पैसा दे रही है एज अ सैलरी, तो सरकार को भी तो वो पैसा इकट्ठा करना होगा। तो उसके लिए हमें जो पेमेंट दे रही है तो हमसे वर्क भी लेंगे। ऐसे तो है नहीं कि हमें बस ऑफिस जाना है, लेन देन करनी है और वापस आ जाना है। कुछ तो हमें अपना देना पड़ेगा। उसके लिए हमसे जो होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, उनसे कांटेक्ट करवाते हैं, उनके खाते खुलवाते हैं। हर खाते पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कुछ कमीशन जाता है, जिससे हम सब जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के वर्कर्स हैं उनको जो होती है सैलरी डिसाइड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए जो ये टारगेट जो शब्द है वो दिया जाता है। अब टारगेट क्या होते हैं, जैसे कि मान लो फेब का महीना चल रहा है ना, तो अब हमारे जो टारगेट आ रखा है वो है 30 सुकन्या के अकाउंट। अब सुकन्या समृद्धि अकाउंट, बचत खाते की योजना, या आरडी, एफडी, एमआईएस, ये सब जो होते हैं, ये सारी स्कीम्स होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, जो कि मतलब महीने से महीने अलग अलग स्कीम हमें जो होती है उनके खाते लाने होते हैं। और अपने जो एमसीडी डिवाइस है उसमें ओपन करो, या फिर अपने पोस्ट मास्टर साहब को दो, ताकि वो सिस्टम में ओपन कर सके। ठीक है। अब जैसे अभी हमारे दिया है 30 खातों का अकाउंट, तो ऐसा नहीं है कि 30 खाते में पूरे मिल जाएंगे, नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहती, मिलने वालों को तो 30 क्या 50 भी कर लेते हैं। जिनकी जानकारी है वो कर लेते हैं, पर जो नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, इस पे बताती हूँ मैं आपको। कि जैसे मान लो कि मुझे 30 का दिया, मैंने 15 की है, ठीक है। अब 15 यानी 50% तो मैंने कर लिया। तो बोलेंगे चलो ठीक है, 50% इसने कर लिया। नेक्स्ट टारगेट आ गया, मान लो 10 एसबी अकाउंट का। तो एसबी अकाउंट 10 की बजाय मैं अगर उनको 12 दे दूँ, तो वो जो होता है बैलेंस हो जाता है कि हाँ चलो, उसमें करनी किया इसने वर्क तो इसमें कर लिया। 10 एसबी नहीं दे पाई, 8 ही दे पाई, तो उसके अगला जो टारगेट आए उसमें आप अच्छा कर लीजिए। तो मतलब वो बैलेंस जो है वो करते रहिए, ताकि क्या है, जो ऑफिसर्स हैं उनको भी नहीं लगे कि हाँ काम हो ही नहीं रहा है। अगर आप जैसे मान लो कि 30 खातों का टारगेट दे दिया और आप लेकर उसको 2 खाते ले जाके दे रहे हो, तो दैट विल नॉट बी ओके, है ना। क्योंकि डिपार्टमेंट आपसे चाहता है कि भाई कुछ तो वर्क दो आप, अगर हम आपको पेमेंट दे रहे हैं तो। इसलिए टारगेट से डरने की कोई भी मतलब ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो आपको जो है सैलरी नहीं दी जाएगी, या आपको इससे डिपार्टमेंट से रिज़ाइन करना पड़ेगा या निकाल दिया जाएगा, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो होता है आपका नेक्स्ट टारगेट जब भी आए उसमें आप अच्छे से ट्राई कीजिए, और हो सके तो बिल्कुल जो अपने ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि इस बार टारगेट में नहीं हो पाया, अगली बार मैं अच्छा करूँगा, और उनको करके दिखाइए। ठीक है। उसके बाद ये तो होगी टारगेट्स की बातें। इसके अलावा मेरे पास कमेंट आया था कि मैडम, हाँ ट्रांसफ़र रिलेटेड है ना, तो मैं आपको बता दूं कि जो भले फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट्स हो, दोनों को 1 साल जहाँ भी आपको बीओ अलॉट हुआ है या एसओ अलॉट हुआ है, वहाँ पर आपको 1 साल आपका योगदान या अपना जो वर्क है वो देना ही होगा। 1 साल जब आपका पूरा हो जाए, तब आप जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफर में भी ना कुछ नियम होते हैं। जैसे जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है ना, वो 3 बार अपना ट्रांसफर ले सकती है, जबकि जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास सिर्फ 2 चांसेस होते हैं अपने ट्रांसफर को ट्रांसफर करने के लिए। और 1 साल का जो वक्त है वो तो बिल्कुल मैंडेटरी है कि 1 साल तो जहाँ भी आपको अलॉट हुई है सीट, वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। अब पहले तो क्या होता था ना फ्रेंड्स, की ट्रांसफ़र के लिए हमें
मतलब अर्जियाँ लगानी पड़ती थी, एप्लीकेशंस लगानी पड़ती थी टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट कि सर हमें वहाँ ट्रांसफ़र करो ये। तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता था। मतलब आप जैसे मान लो जनवरी में आप अप्लाई करते हो ना, तो आपको कभी-कभी जुलाई, अगस्त या पूरी साल ले लेते थे ट्रांसफ़र करने के लिए। पर अब जैसे-जैसे देखो विकास हुआ है, तरक्की हुई है, टेक्नोलॉजी आई है, तो अब ये जो सिस्टम है ना, ये ऑनलाइन हो गया है। मतलब क्या है इसमें कि चुटकियों में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। 1 साल पूरा हुआ, आपने अपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया। अब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते ही आपको जो ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर अपना नाम और सब कुछ डालना है, इन्फॉर्मेशन वगैरह। अगर वहाँ पर कोई भी वैकेंट पोस्ट है, तो हाथों हाथ 10 दिन, 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आपका जो है ट्रांसफ़र लेटर आ जाएगा। आपको उस एसओ या बीओ से रिलीज़ करके आपके जो आसपास का एरिया है, जहाँ भी आपने मांगा है अपना ट्रांसफ़र, वहाँ पर लगा दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था फ्रेंड्स कि मैडम मैं दूसरे स्टेट से हूँ, मान लो जैसे मैं राजस्थान से हूँ ना, तो किसी ने मेरे को बोला कि मैडम मैं बिहार से हूँ, कोई बोल रहा है मुझे मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो क्या हम अपने स्टेट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं? बिल्कुल, आप भले केरल के हो या जम्मू से हो या वेस्ट बंगाल से हो, आप कहीं से भी हो, भले आप असम से हो और आपने राजस्थान में अप्लाई किया है या किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई किया है, और अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए तो 1 साल सर्विस के बाद आपका जो भी नज़दीकी ब्रांच ऑफिस हो या सब ऑफिस हो, वहाँ के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और क्यों मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे सामने हो रखा है। देखिए फ्रेंड्स, अब जो 2022 की वैकेंसी आई थी, उस समय हमारे साथ एक मतलब अहमदाबाद का लड़का था, उसने राजस्थान के लिए अप्लाई किया। एक जो था आंध्र प्रदेश का लड़का था, उसने राजस्थान के लिए अप्लाई किया। एक जो था अपने ये झारखंड का लड़का था। तो इन सब का 1 साल कंप्लीट होते ही इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया और इनका जो है ट्रांसफ़र इन्हीं के गांव में या इनके गांव के जो आसपास जो भी बीओ इन्होंने लिया था उसमें हो गया। तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। आप किसी भी स्टेट के हो, आपका अगर सिलेक्शन कहीं भी होता है तो आप जो है साल भर बाद उसका ट्रांसफ़र अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने गाँव में ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद और मेरे पास कमेंट्स में आए थे हाँ, फीमेल कैंडिडेट्स मेरे को काफ़ी कमेंट करती है कि मैडम डाक भी देनी पड़ती है क्या? तो ये मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया, लेकिन एक बार फिर आप लोगों की सारी क्वेरीज दूर कर लेती हूँ। तो बिल्कुल, अगर आप सिंगल हैंडेड बीओ में अप्लाई कर रही हो, जहाँ सिर्फ बीपीएम की पोस्ट है या सिर्फ एबीपीएम की पोस्ट है, तो आपको जो है मेल डिलीवरी तो करनी ही पड़ेगी। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, अगर आपकी पोस्टिंग एज ए एबीपीएम होती है, एबीपीएम, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब जो ब्रांच पोस्ट मास्टर के नीचे रहेगा, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको असिस्ट करेगा, ठीक है, उसका काम तो यही है कि उसको डाक का काम तो उसको करना ही है, भले वो एक फीमेल कैंडिडेट है या भले वो एक मेल कैंडिडेट। ठीक है। तो सिंगल हैंडेड बीओ है तो आपको तो दोनों काम करने पड़ेंगे। डबल हैंडेड बीओ है और आप बीपीएम हो और आपके नीचे अगर एक ईबीपीएम भी वर्क कर रहा है, तो आपको डाक का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है आपको जो एबीपीएम है उसको असिस्ट करना है कि जाओ जो सब ऑफिस है वहाँ से डाक लेके आओ, डाक बांटो और वापस जो भी आपका जो डेली अकाउंट है वो वहाँ पर जमा वगैरह करवाओ। मतलब एसओ में बीपीएम को जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर उसके पास एबीपीएम है तो। और अगर डबल हैंडेड बीओ है लेकिन बीपीएम ही अकेला है, तो बीपीएम जो है उसको एबीपीएम का काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए उसको जो होता है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस दिए जाते हैं कुछ 2300-2400 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स। तो बेस्ट तो यही होता है, देखो डाक जो होता है ना वो ज़्यादा नहीं आती है, कुछ महीने प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि आप भी नए होते हो, गांव भी नया होता है। ठीक है, अपने गांव के आसपास मिल जाए तो चलो फिर भी जान पहचान होती है, लेकिन जैसे कोई बाहर से आ जाता है, उसको नया गांव एकदम मान लो कोई बिहार का लड़का आ गया, बिहार की लड़की आ गई और उसको मिल गया अपना राजस्थान मारवाड़, तो उसकी बोली भी समझना बहुत मुश्किल होती है उनके लिए। तो धीरे धीरे जो होती है ना वो अपना जो होता है बैलेंस कर लेते हैं, और जैसे जैसे लोग उनको जानने लगते हैं ना,
डाक डिलीवरी चुटकियों में हो जाती है फ्रेंड्स। मतलब आप बैठे बैठे जो होती है ना, जैसे गांव में क्या होता है ना, एक नुक्कड़ होता है, एक मार्केट टाइप होता है जहाँ पर हर टाइप का आदमी आता है, भले वो बेरे पे रह रहा हो, भले वो किसी आसपास जो भी गांव लगते हैं वहाँ का हो, तो भी वो वहाँ से कुछ लेने तो आएगा ही। तो वहाँ बैठ जाइए और आपको जो है आपकी जो डाक है वो वहीं डिलीवर्ड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये होता है ना कि जो डाक होती है ना वो ज़्यादा नहीं आती है। ज़्यादा से ज़्यादा देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो होती है ना 8 से 10 डाक मैक्सिमम है। और ये ऐसा नहीं है कि ज़्यादा रोज 10-10 डाक आती है, नहीं। कभी एक डाक आती है, कभी 4 आती है, कभी 10 आ जाती है, तो कभी बिल्कुल भी नहीं आती। काफ़ी दिन तो ऐसे होते हैं कि जिसमें नील 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 होती है डाक। तो उस बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए तो, कि सिर्फ ऑफिस का वर्क करना है और अपना टाइम स्पेंड करना है 3-4 घंटे, और बस अपने घर आ जाओ, है ना फ्रेंड्स। तो ये होती है अपने डाक वाली चीज़ें। अब और मेरे पास क्या क्वेश्चंस थे अबाउट माई परसेंटेज रिलेटेड। तो फ्रेंड्स मेरा जो सिलेक्शन है वो 2016 में हो गया था, और उस समय जो मेरे सीजीपीए थे वो 9.2 सीजीपीए पे मैंने अप्लाई किया था। और क्योंकि उस समय जो थी ना, ये जीडीएस वाली चीज़ जो थी ऑफलाइन हुआ करती थी, ये ऑनलाइन नहीं थी। तो ये जो लोग मतलब सब जो बच्चे थे ना वो इसके लिए अवेयर नहीं थे। अब मेरे साथ तो ऐसी घटना हुई थी कि जो मेरे चाचा जी थे वो थे पोस्ट मास्टर। तो उन्होंने आके मेरे जो पिताजी थे उनको बताया कि देखो ऐसी वैकेंसी निकली है, अगर बच्चे बच्ची के कोई अच्छे परसेंटेज हो तो आप अप्लाई कीजिए। तो पापा ने कहा कि भाई चलो इसका अप्लाई कर देते हैं, इसके थोड़े अच्छे सीजीपीए। अप्लाई किया और महीने 2 महीने में फ़ोन आ गया आगे से कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और फिर 15 दिन बाद मेरा जो कॉल लेटर है वो आ गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। और 15-20 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, हफ्ता भर या महीना भर हम और रुके थे। और उसके बाद ट्रेनिंग लेटर आ गया, जिसमें मैंने 10-10 दिन जो थी, एक तो अपना जो एसओ होता है उसमें की थी ट्रेनिंग, और एक जो होता है हमारा जो सब डिवीज़न लगता है उसमें की थी। तो इस प्रकार से जो थी मेरी जो ये जर्नी थी वो चली और मैंने कर ली। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैंने नई स्टार्टिंग की थी तब सिर्फ 4,000 रुपये से स्टार्ट किया था, और मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि 4,000 रुपये में कुछ नहीं आता। और मैंने बहुत इंसिस्ट किया था मेरे डैड को कि मुझे नहीं करनी है ये जॉब, मुझे छोड़नी है, पर उन्होंने मुझे बाध्य कर दिया था कि नहीं, ये जॉब है, इसे छोड़ोगे तो नहीं, आप स्टडी अपनी चालू रखिए और कोई नई जॉब मिल जाए तब इसे छोड़ना। और देखो फ्रेंड्स, 2 साल बाद ही हमारा 7वां पे कमीशन लगा, और ये जो 4,000 थे ये सीधे 12,000 में बदल गए। और उस टाइम कुछ लगा कि हाँ यार अब ठीक है, अब थोड़ा करते हैं, क्योंकि 4,000 में तो मेरा पेट्रोल जल जाता था, आना जाना किराया वगैरह इसी में निकल जाता था। तो 12,000 होने के बाद थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि ठीक। और फिर जैसे जैसे नॉलेज हुई कि अबाउट द अलाउंस एंड अबाउट द एक्स्ट्रा इनकम, तो हम जो है अपना जो मतलब वो खर्चा होता है ना वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमने कर लिया कि हाँ ठीक है, हम इतना महीना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 12,000 जो होते हैं ना, जिन बच्चों को मिल रहे हैं ना, वो तो बहुत बहुत लकी हैं कि आपको जो फर्स्ट पेमेंट है वही 12,000 मिल रही है। देखियो धीरे धीरे जो है आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। धीरे धीरे आप सेट भी हो जाओगे, आपको अच्छा भी लगने लग जाएगा इस काम के लिए। ठीक है। तो बस यही थे मेरे जो कमेंट्स थे। और भी कोई कमेंट्स आएंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगी उन कमेंट्स का भी क्लियरेंस। मैं मतलब कमेंट्स की क्लियरेंस क्यों कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखो कमेंट्स जो होते हैं ना हर बच्चे के मन में होता है, लेकिन कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। तो अब जैसे किसी ने मेरे को कमेंट किया, मैंने उसका रिप्लाई कर दिया, तो सिर्फ वो चीज़ उसके पास ही रहेगी। लेकिन अगर मैं उस कमेंट को एक वीडियो के थ्रू आपको इस सामने खड़ा कर दूँ, तो जो दूसरे बच्चे जिनके मन में सेम कमेंट हो, सेम डाउट हो, तो उनका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगी, और आपको जो है आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए फ्रेंड्स तो ये थे सब लोगों के कमेंट्स और मेरे रिप्लाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और किस चीज़ पे मैं किस कमेंट पे या किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है अपडेट्स मिलते रहे और आप मुझसे जुड़े रहिए, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाए ना, तब भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है ना जो
आपको नहीं समझ आएगी और आपके सीनियर्स आपको समझाएंगे भी नहीं, बट आई एम हियर टू हेल्प यू एनी टाइम एवरी टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।